नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जो मतलब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी घटना है। बिल्कुल। स्टीफन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या किताब है, 30 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज भी उतनी ही रेलेवेंट। हाँ, 10 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इसकी सलाह देते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि क्यों ये किताब सिर्फ कुछ प्रोडक्टिविटी हैक्स की लिस्ट बनकर नहीं रह गई। सही सवाल है। इसका ऐसा कौन सा मूल विचार है जो आज भी उतना ही जरूरी लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे पहली बार उठाने की सोच हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि ये किताब क्या करना है से पहले कैसे सोचना है पर बात करती है। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स का संग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। कवि इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। हम जिसे सफलता कहते हैं, क्या वो वाकई सफलता है या सिर्फ सफलता का दिखावा है? और यही से इस किताब की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो दो बहुत दिलचस्प विचारों में फर्क बताते हैं, कैरेक्टर एथिक और पर्सनालिटी एथिक। हाँ, चरित्र नीति और व्यक्तित्व नीति। मुझे ये कॉन्सेप्ट हमेशा से इस किताब की नींव लगता है। ये ऐसा है जैसे आप पूछ रहे हो कि कोई इंसान सच में अच्छा है या सिर्फ अच्छा दिखने की सारी तकनीकें जानता है। एकदम सही। कॉल्वी बताते हैं कि लगभग 150 सालों तक सफलता का आधार कैरेक्टर एथिक को माना जाता था। अच्छा। यानी आपके सिद्धांत, आपकी ईमानदारी, विनम्रता, साहस, न्याय की भावना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा है, जो इन गुणों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने के संघर्ष की कहानी है। एक तरह से अंदर से बाहर की ओर का सफर था वो। और फिर सब बदल गया। हाँ, पहले विश्व युद्ध के बाद ये सोच बिल्कुल बदल गई। सफलता का पैमाना बन गया पर्सनैलिटी एथिक। मतलब पब्लिक इमेज, व्यवहार की तकनीक, स्किल्स और खास तौर पर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पीएमए। हाँ। ये एक तरह से क्विक फिक्स का दौर था। रिश्ते में समस्या है तो कम्युनिकेशन की तकनीक सीख लो। सही बात है। ये सब सोशल बैंडेड की तरह था, जो ऊपरी घाव तो भर देता पर अंदर का इन्फेक्शन वो वैसा ही रहता। और इसे समझाने के लिए कवि ने अपना एक बहुत ही निजी अनुभव भी साझा किया है। हाँ, अपने बेटे का। वो बताते हैं कि उनका एक बेटा स्कूल में हर तरह से संघर्ष कर रहा था, पढ़ाई में, दोस्तों से घुलने मिलने में, खेलों में भी। आत्मविश्वास की बहुत कमी थी उसमें। बिल्कुल। तो कवि और उनकी पत्नी ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए पर्सनालिटी एथिक के सारे दाव पेच आजमाए। उसे हिम्मत देते, कहते तुम कर सकते हो। लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। कुछ भी नहीं, बल्कि उनकी कोशिशें मामले को और बिगाड़ रही थी। और यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है जो इस पूरे किताब का सार है। क्या था वो मोमेंट? उन्हें एहसास हुआ कि समस्या उनके बेटे में नहीं बल्कि उनके देखने के नजरिए में है। उनके अपने नजरिए में। उनके अपने नजरिए। हाँ, वो चाहे मुंह से कितनी अच्छी बातें बोलें, लेकिन मन ही मन वो अपने बेटे को कमजोर या बाकियों से पीछे मान रहे थे। अच्छा। और उनकी ये छुपी हुई धारणा उनके शब्दों से ज्यादा ताकतवर थी और वो बच्चे तक पहुंच रही थी। उन्हें समझ आया कि अगर स्थिति बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। अपनी धारणा को बदलना होगा। अपनी धारणा को। और ये बदलाव तो कमाल का था। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को उसकी खामियों के चश्मे से देखने के बजाय उसकी यूनिकनेस के नजरिए से देखना शुरू किया, उसे किसी से कंपेयर करना बंद कर दिया। हाँ, तो कुछ ही हफ्तों और महीनों में वो बच्चा खुद ब खुद खिलने लगा। अकादमिक, सामाजिक और यहाँ तक कि एथलेटिक रूप से भी मजबूत होने लगा। और इसी अनुभव से कवि प्राइमरी ग्रेटनेस और सेकेंडरी ग्रेटनेस का विचार सामने रखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेटनेस, ये क्या है? प्राइमरी ग्रेटनेस मतलब आपका चरित्र, आपकी नीयत, और सेकेंडरी ग्रेटनेस यानी समाज में मिलने वाली पहचान, आपका रुतबा। उनका तर्क है कि अगर प्राइमरी ग्रेटनेस यानी चरित्र में खोट है तो सेकेंडरी ग्रेटनेस की चमक ज्यादा देर टिक नहीं सकती। जैसा कि एमरसन ने कहा था, तुम जो हो वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि मैं सुन नहीं पाता कि तुम क्या कह रहे हो। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि असल बदलाव के लिए हमें अपने व्यवहार से ज्यादा गहरी किसी चीज पर काम करना होगा। बिल्कुल। अपने उस चश्मे पर जिससे हम दुनिया को देखते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है यहीं पर पैराडाइम का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। पैराडाइम मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारा मानसिक नक्शा। हाँ, कवि से एक बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप शिकागो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपके पास गलती से डिट्रॉइट का नक्शा आ गया है। ठीक है। अब आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी तेजी से चलें या कितना भी पॉजिटिव सोचें, पहुंचेंगे तो डिट्रॉइट ही। आप शिकागो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। समस्या आपके व्यवहार में नहीं है, समस्या ये है कि आपके पास नक्शा ही गलत है। और कुछ को एक बहुत बूढ़ी उदास औरत,
और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही तस्वीर को देख रहे होते हैं। ये दिखाता है कि हमारी कंडीशनिंग हमारे नजरिए पर कितना गहरा असर डालती है। दो लोग एक ही तथ्य को देखकर बिल्कुल अलग अलग नतीजे निकाल सकते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। 100% सही। ये मामला लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। बिल्कुल। और जब ये नजरिया, ये नक्शा अचानक से बदलता है तो उसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। हाँ, कवि ने न्यूयॉर्क सबवे का एक अनुभव बताया है जो मेरे दिमाग में बस गया है। वो तो बहुत पावरफुल है। रविवार की सुबह सबवे में बड़ा शांत माहौल था, लोग पढ़ रहे थे, आराम कर रहे थे। तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ चढ़ा। बच्चे आते ही पूरे डिब्बे में हंगामा करने लगे, चीख रहे थे, चीजें फेंक रहे थे। और वो आदमी बस आंखें बंद करके बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। जाहिर है हर कोई परेशान था। तो कवि ने बड़ी हिम्मत करके उस आदमी से कहा, सर आपके बच्चे सबको परेशान कर रहे हैं, क्या आप प्लीज इन्हें संभालेंगे? और उस आदमी का जवाब? उस आदमी ने आंखें खोली, जैसे होश में आया हो, और धीरे से कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर उसने कहा, हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहां 1 घंटे पहले इनकी माँ की मृत्यु हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, और शायद बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे हैंडल करें। और एक पल में सब कुछ बदल गया। सब कुछ। कवि का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। उनका गुस्सा, उनकी चिढ़ एक पल में सहानुभूति और करुणा में बदल गई। बिल्कुल, यही पैराडाइम शिफ्ट की ताकत है। किताब यही कहती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में बड़े बुनियादी बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी सोच की जड़ यानी अपने पैराडाइम पर काम करना होगा। समझ गई। तो ये जो हमारे देखने का नजरिया यानी हमारा नक्शा है, इसी को ठीक करने के लिए लेखक ने वो 7 आदतें दी हैं, है ना? बिल्कुल, यहीं से किताब का प्रैक्टिकल ढांचा शुरू होता है। ये आदतें एक मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम मतलब परिपक्वता की यात्रा पर हमें आगे ले जाती हैं। निर्भरता से शुरू होती हैं, फिर आत्मनिर्भरता आती है और आखिर में आती है परस्पर निर्भरता, जहां हम समझते हैं कि हम मिलकर कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो अब आते हैं किताब के दिल पर, वो 7 आदतें। मैंने सुना है कि पहली 3 आदतें सबसे मुश्किल हैं क्योंकि वो खुद पर काम करने के बारे में है। हाँ, उसे कभी प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं क्योंकि पब्लिक विक्ट्री से पहले प्राइवेट विक्ट्री जरूरी है। ठीक है, तो पहली आदत है हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव बने। इसका मूल विचार है कि किसी भी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में हमारे पास चुनने की आजादी है। मतलब हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते। नहीं, हम सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यानी हमारे साथ जो होता है वो उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी ये है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब कोई ट्रैफिक में आपको गलत तरीके से कट मारता है तो पहली प्रतिक्रिया गुस्सा ही होती है। सही बात है। उस वक्त ये सोचने का टाइम नहीं मिलता कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए कवि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न का मॉडल देते हैं। अच्छा। रिएक्टिव लोग अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम, राजनीति या दूसरों का व्यवहार। जबकि प्रोएक्टिव लोग वो अपनी ऊर्जा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, अपनी आदतें, अपनी स्किल्स, अपना रवैया। और जैसे जैसे वो ऐसा करते हैं उनका प्रभाव का दायरा बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी अपनी जिम्मेदारी लेना। इसके बाद दूसरी आदत है हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कवि इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे अभ्यास से करवाते हैं। वो कहते हैं कि कल्पना कीजिए आप अपने अंतिम संस्कार में बैठे हैं। हाँ, और आपको सुनना है कि आपके दोस्त, परिवार आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये बहुत ताकतवर है। ये ताकतवर इसलिए है क्योंकि ये आपको एक पल में आपकी सबसे गहरी प्राथमिकताओं से जोड़ देता है। इसका मतलब है ये जानना कि आप जीवन में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, किस तरह के इंसान के तौर पे याद किए जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसी के लिए वो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने की सलाह देते हैं जो आपके जीवन का संविधान बन जाता है। और फिर तीसरी आदत हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये दूसरी आदत का प्रैक्टिकल रूप है ना? हाँ, पहले जरूरी काम करें, यह एक्शन है। कवि यहाँ समय प्रबंधन का मशहूर 4 क्वाड्रेंट मॉडल पेश करते हैं। अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट वाला। वही, अत्यावश्यक बनाम महत्वपूर्ण। ज्यादातर लोग अपना समय या तो क्वाड्रेंट 1 मतलब संकट में या क्वाड्रेंट 3 मतलब अत्यावश्यक पर महत्वहीन कामों में बिताते हैं, जैसे ज्यादातर ईमेल्स या फोन कॉल्स। बिल्कुल। और आज के दौर में तो सोशल मीडिया की वजह से हम क्वाड्रेंट 3 और 4 में ही अटके रहते हैं। सही बात है।
कवि कहते हैं कि असली प्रभावशीलता क्वाड्रेंट 2 से आती है, यानी वो काम जो महत्वपूर्ण हैं पर अत्यावश्यक नहीं। जैसे रिश्ते बनाना, नई स्किल सीखना, सेहत पर ध्यान देना, प्लानिंग करना। प्रोएक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं। और जब आप ये पहली 3 आदतें अपना लेते हैं तब आप प्राइवेट विक्ट्री हासिल करते हैं, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर। हाँ, अब आप पब्लिक विक्ट्री के लिए तैयार हैं। पब्लिक विक्ट्री यानी दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना। इसकी शुरुआत होती है चौथी आदत से, हैबिट 4, थिंक विन विन। हमेशा जीत जीत की सोचें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या विन विन हमेशा संभव है? बिजनेस में कभी कभी किसी एक को तो समझौता करना ही पड़ता है। ये एक बहुत आम सवाल है। कभी कहते हैं कि विन विन कोई तकनीक नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार का एक दर्शन है। ज्यादातर लोग विन लूज की स्क्रिप्ट के साथ बड़े होते हैं। मैं जीतूं, तुम हारो। हाँ, स्कूल में, खेलों में, हर जगह। कवि का तर्क है कि जिंदगी कोई खेल नहीं है, ये एक सहयोगी मंच है। और विन विन की सोच अबंडेंस मेंटालिटी से आती है। मतलब ये मानना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। और इस मानसिकता को अमल में लाने के लिए 5वीं आदत शायद सबसे जरूरी है, हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाएं। मुझे लगता है ये वो आदत है जिसे सब मानते हैं पर अमल कोई नहीं करता। हम सब अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि दूसरे को सुनते ही नहीं। क्योंकि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। कवि यहाँ एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देते हैं। सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई। हाँ, इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है बल्कि शब्दों के पीछे की भावना और मतलब को समझना है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सच में समझा गया है, तभी वो आपके विचारों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। और जब समझ पैदा होती है तब सिनर्जी का रास्ता खुलता है, जो कि छठी आदत है, हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी बनाएं। ये एक ऐसा शब्द है जो कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है, पर इसका असली मतलब क्या है? सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि संपूर्ण अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। यानी एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 या 100 बनते हैं। अच्छा। ये तब होता है जब 2 लोग अपने मतभेदों का सम्मान करते हैं और एक ऐसा तीसरा विकल्प खोजते हैं जो उन दोनों के अकेले के विचारों से बेहतर हो। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये रचनात्मक सहयोग है। समझ गए। और आखिर में इन सभी आदतों को ताकत देने के लिए और जिंदा रखने के लिए एक 7वीं आदत है। हाँ, 7वीं और आखिरी आदत, हैबिट 7, शार्पन द सॉ, आरी तेज करें। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। हाँ, उस लकड़हारे की है जो घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था और थक कर चूर हो गया था। किसी ने उसे सलाह दी, तुम रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास आरी तेज करने का वक्त नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत बिजी हूँ। बिल्कुल। ये आज की हसल कल्चर पर एकदम सटीक बैठता है, जो हमें रुकने ही नहीं देती। बिल्कुल। और ये आरी हमारे जीवन के 4 मुख्य आयाम हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक या भावनात्मक। मतलब इन चारों को नियमित रूप से नवीनीकरण करना। हाँ, ये आदत बाकी सभी 6 आदतों को संभव बनाती है। इसके बिना हम धीरे धीरे चुकने लगते हैं। तो संक्षेप में द 7 हैबिट्स कोई शॉर्टकट या हैक्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक इनसाइड आउट अप्रोच है। सही। ये कहती है कि स्थायी बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है, हमारे पैराडाइम, हमारे चरित्र और हमारी प्रेरणा से। ये कोई क्विक फिक्स का वादा नहीं करती, बल्कि निरंतर विकास की एक प्रक्रिया की रूपरेखा देती है। और ये हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और स्थायी खुशी सिद्धांतों पर आधारित चरित्र से आती है। आप बताइए कौन सी बुक का रिव्यू करना है कमेंट में, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुक के रिव्यू में। बिल्कुल। और हाँ, इस बुक का डिटेल वर्जन अगर आप चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं, क्योंकि ये तो बस एक छोटी सी समरी है कि बुक में क्या है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।